हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा प्रजापति एंड आई वेलकम यू ऑल दी सीए पॉइंट क्लासेस। ओके, तो बात चल रही थी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की और चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीके का चैप्टर नंबर 2, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बिजनेस को थोड़ा सा साइड में रखिए। ह्यूमंस के लिए एनवायरनमेंट क्या है, सिर्फ एनवायरनमेंट को समझते हैं। हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है भाई, हमारे आसपास में जो भी पेड़ पौधे अवेलेबल हैं, ठीक है, ये मेरे पास में ग्लास है, ठीक, ये मार्कर है, ये माउस है, ये पेन टैब है, ये लैपटॉप है, ये पंखा है, ये एसी है, ठीक। यानी कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, हमने क्या कहा कि जब हम उनको कंबाइन कर दें या फिर जब उनको टोटल कर दें तो क्या हो जाएगा, वो मिलकर क्या बन जाएगा, एनवायरनमेंट बन जाएगा। यही बोला हमने। अब एनवायरनमेंट ऐसा तो नहीं है कि सारी अच्छी चीजें ही एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। मान लीजिए एनवायरनमेंट में अवेलेबल है आपकी ऑक्सीजन, तो वो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसी के बेस पर हम जिंदा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि दूसरी गैसें अवेलेबल नहीं है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें अवेलेबल है। कुछ चीजें हैं जो हमें पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं। यानी कि हमारी लाइफ बाहर के एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। तो ठीक वैसे ही आपका बिजनेस होता है। बिजनेस में भी आउटसाइड द बिजनेस एक फर्म है, इंडस्ट्री है, उसमें अच्छा खासा काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड द अगर इंडस्ट्री बात करें, आउटसाइड द फर्म, आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द बिजनेस बात करें, तो एक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है और वो एनवायरनमेंट इंपैक्ट करता है। किसको इंपैक्ट करता है, बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को, और जो कंपनी एक्शंस ले रही है उनको। ठीक, और एक बहुत बड़ी बात यहां पे लिख दी गई है कि द सक्सेस ऑफ बिजनेस जनरली डिपेंड अपॉन दी इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जिस कंपनी ने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना ली, पॉलिसीज बना ली, फिर उसके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अब मान लीजिए बात करें कस्टमर की। कोई कस्टमर है, जैसे कि हमारी जनरेशन की बात करें तो पहले की जनरेशन में इतना ज़्यादा जंक फूड प्रेफर नहीं किया जाता था। मतलब लोग इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं खाते थे जितनी हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारी जनरेशन क्या कर रही है, जंक फूड प्रेफर कर रही है, जंक फूड की डिमांड कर रही है। ठीक, तो ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स ज्यादा चलेंगे जो जंक फूड बना रहे हैं, या ऐसे रेस्टोरेंट ज्यादा चलेंगे जो हेल्दी फूड बना रहे हैं। क्योंकि हमारी डिमांड है कि हमें जंक फूड खाना है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं वो जंक फूड के ही खुल रहे हैं। वहां पे हमें अच्छा खासा इटालियन फूड और मतलब वैरायटी ऑफ फूड हमें अवेलेबल है। कहने का मतलब कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर तो नहीं बैठा, आपके बिजनेस के बाहर बैठा है, लेकिन उसकी डिमांड ने क्या किया, आपकी पॉलिसीज यानी कि बिजनेस की पॉलिसीज को, बिजनेस के डिसीजंस को चेंज कर दिया। तो इसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट। अब देखते हैं थोड़ा सा रीड करके कि द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म व्हिच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मैंने बोला कि एनवायरनमेंट में सिर्फ अच्छी चीजें अवेलेबल नहीं है, एनवायरनमेंट में अच्छी चीजें भी अवेलेबल है और साथ साथ में बुरी चीजें भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने गैस का एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजन अच्छी है लेकिन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो वैसे ही कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ अच्छी चीजें या कुछ अच्छे अवसर या मौके बाहर एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हमें प्रोवाइड करेगा, तो कुछ थ्रेट्स यानी कि वार्निंग्स भी हमारे लिए लेके आएगा। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स है देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक में आप लोग इंक्लूड करते हैं जैसे कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उनकी चॉइसेस क्या हैं, इसमें आ गया। ठीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। पहले आप लोग कीपैड वाला फोन काम में लेते थे, अभी आप लोग टच स्क्रीन काम में ले रहे हैं। पहले हमारे घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, अभी फिर कलर टीवी आया। अब तो कलर टीवी वो बड़ा सा डिब्बा आता था वो भी हमने रिप्लेस कर दिया एलईडी और एलसीडी से। पहले हम लोग 2G 3G काम में लेते थे, अब 4G और 5G का जमाना आ गया। यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो जो फर्म्स टेक्नोलॉजी को जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं करेंगी क्या हो जाएंगी, वो पिछड़ जाएंगी, पीछे रह जाएंगी। ठीक, आपके सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हैं, तो ये सारी चीजें ही आपको इम्पैक्ट करेंगी। अब देखिए यहां पर पढ़ो कि मॉडर्न ऑथर्स इंक्लूड बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक, दैट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस पॉलिसीज एंड एक्शंस।
हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बिजनेस के बाहर चीजें अवेलेबल है वो एनवायरमेंट है, वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो मॉडर्न ऑथर्स है वो बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर भी एक एनवायरमेंट अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरमेंट। जो बाहर अवेलेबल है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो हमको इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन जो बिजनेस के अंदर एनवायरमेंट अवेलेबल है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरमेंट, वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैम इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है? जैसे कि बेटा जी बिजनेस पॉलिसीज हो गई हमारी, या फिर हमारा वैल्यू सिस्टम, या फिर हमारे मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो ये सारा एनवायरनमेंट क्या है? आपका बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है, और ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को, ठीक, और कितने तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। थोड़ा समझ में आया? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ बातें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए क्या विशेषता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, मल्टीफेसिटेड है। मल्टीफेसिटेड का यहां पे क्या मतलब हुआ? देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोग जंक फूड मतलब प्रिफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हेल्दी फूड बना, मतलब मान लीजिए आप लोग कोको कोला प्रेफर कर रहे हैं, कोका कोला और पेप्सी को प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर आपका नारियल पानी थोड़ा सा कम बिकेगा, ठीक। अगर आप लोग जंक फूड प्रेफर कर रहे हैं तो हेल्दी फूड थोड़ा सा कम बिकेगा। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखें तो मान लीजिए आप मतलब लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेके और उन्हें हेल्दी फूड चाहिए, तो आपके जो जिम है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि लोग ज्यादा जिम जाएंगे। जो हेल्दी फूड आपके रेस्टोरेंट्स बना रहे थे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हेल्दी फूड प्रेफर कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। नारियल पानी की डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी पेप्सी और कोको कोला की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। यानी कि मल्टीफेसिटेड है। अगर एक चेंज आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं आसपास जो इंपैक्ट होंगी, और इसको बोला जाता है मल्टीफेसिटेड। और फार रीचिंग इंपैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक। यानी कि जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनका फार रीच यानी लंबे समय तक इंपैक्ट बना रहता है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो देखनी जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये हमें बताता है कि आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। जैसे कि अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं तो जैसे नवरात्रि का टाइम आता है या फेस्टिवल सीजन आता है या बोल दीजिए वेडिंग सीजन आता है, तो उस समय लोग बहुत जल्दी जल्दी या बहुत ज़्यादा खरीदारी यानी परचेजिंग शुरू कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो जो मिठाई बनाने वाला है उसके लिए ये खुशखबरी है, यानी कि क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि भाई अब तो बहुत सारी मिठाइयाँ बिकेंगी, शादी का सीजन आ गया, दिवाली आ गई, नवरात्रि आ गई, ठीक है, होली आ गई, राखी आ गई, जो भी, ठीक। और जो कपड़ा मार्केट है उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हाँ यार बहुत सारा मतलब कपड़ा बिकेगा, या बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है। एक दूसरी तरफ बैठा है आपका बैंक, वो भी तो बिजनेस लेके बैठा है। तो बैंक के लिए एक थोड़ा सा थ्रेट है। ये थ्रेट कैसे है कि लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो अपनी सेविंग्स जो उन्होंने बैंक में जमा करा रखी है वो विड्रॉल करेंगे। तो बैंक क्या करता है, पहले से ही कैश को थोड़ा अवेलेबल रखता है अपने पास, ताकि लोगों की अगर डिमांड हो, अगर वो विड्रॉल करे तो हम उनको प्रोवाइड करा दें। तो एक ही चीज हुई, फेस्टिवल आया, लेकिन वो आपके मिठाई वाले अंकल जी बैठे हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई और बैंक के लिए थ्रेट हो गया, पैसा कम हो रहा है उनके पास से, मतलब विड्रॉल हो रहा है। और क्या कोई बिजनेस अपने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फिर बैंक्स क्या करते हैं कि लोगों को पैसे चाहिए, पर जिन लोगों के पास में पैसे होंगे वो तो विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे वो क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो बैंक्स कम रेट पर लोन प्रोवाइड कराने लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से बोला जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेड दोनों ही लेके आता है, एक डायरेक्शन देता है कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए मोटिवेट करेगा। मतलब मान लो
एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन है मार्केट में। कंपटीशन है तो लोग और ज़्यादा मतलब जो अपनी बिजनेस इंडस्ट्रीज है वो और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करती हैं। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो मैनेजर्स क्या अपनी कोई स्किल को डेवलप करेंगे, क्या अपनी नॉलेज को डेवलप करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे प्रोडक्ट्स में? नहीं करेंगे, ठाले बैठे रहेंगे। तो वैसे ही कंटिन्यूस लर्निंग चलती रहती है एनवायरमेंट की वजह से, अपडेशन चलता रहता है। ठीक, इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। आप जब भी नाम सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो लोगों के दिमाग में एक चीज छपी हुई है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC। अरे भाई, लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, पता नहीं कितनी तरह की कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत सारी स्कीम्स के साथ में प्रोवाइड कर रही है। तो आपको LIC दिमाग में क्यों आया? क्योंकि LIC ने अपनी ब्रांड इमेज बनाई है। तो जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस सुनते हैं आपके दिमाग में बत्ती जलती है LIC को लेकर। ठीक, तो इसको बोलते हैं इमेज बिल्डिंग। ये हमें मौका देता है बिजनेस एनवायरनमेंट कि आप अपनी ऐसी इमेज भी बना सकते हो, और कंपटीशन को मीट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन और इसके एनवायरनमेंट के बीच में। तो रिलेशन है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। काफी टाइम क्या होगा कि बिजनेस बायर से, यानी कि आपका जो कस्टमर है उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, और काफी टाइम आपका बायर इंफॉर्मेशन लेगा बिजनेस से। यानी ये लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं इंफॉर्मेशन का। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, 3 ही पॉइंट है, याद रखने। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस एंड पावर यानी कि जैसे मैंने जंक फूड का एग्जाम्पल दिया, तो हम लोगों ने जंक फूड की डिमांड करी तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ जंक फूड का, कंपनीज जंक फूड लेके आई। ठीक, लेकिन कलर टीवी की तो हमने डिमांड नहीं करी थी, टच स्क्रीन फ़ोन की हमने डिमांड नहीं करी थी, 4G 5G की डिमांड हमने नहीं करी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर कहेगा तो कंपनीज को करनी पड़ेगी, तभी उनकी कंपनीज चलेंगी, और कुछ चीज़ें होती है जो कंपनीज लेके आई हैं आपके लिए तो कस्टमर उसको अडॉप्ट कर लेगा। यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। ठीक, तो रिलेशन में हमने क्या बताया कि एक्सचेंज करती है इन्फॉर्मेशन का। याद रखते हैं पॉइंट्स, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है, और एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर होता है। ये रिलेशनशिप होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में। ठीक, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस किस किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए, और कलेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स की बात करें तो एनवायरमेंट आपको बोलता है कि अपनी पॉलिसीज को चेंज करो, अपने प्रोसेसर्स को चेंज करो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अगर देखिए, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल दूं तो आपकी माजा और पेप्सी, माजा और स्लाइस, हाँ, है ना। तो माजा अगर कोई नया फ्लेवर लेके आता है तो स्लाइस को भी कुछ ना कुछ नया फ्लेवर लेके आना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर में चेंज करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स यानी कि कुछ यूनिक, कुछ वैल्यूएबल अगर कस्टमर को चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, तो जो कंपनीज कुछ यूनिक चीज़ें अवेलेबल करवाएंगी, वैल्यूएबल चीज़ें अवेलेबल करवाएंगी, वही चलेंगी। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का। मान लीजिए जैसे आप लोग पानी पतासे खाते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप लोग क्या डिमांड करते हैं कि वो जो छोलों वाला मसाला होता है ना, गरम वाला मसाला, उसके साथ में सर्दियों में आप पानी पूरी खाना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मियाँ आती है तो आप बोलते हैं कि मीठी चटनी वाला फ्लेवर दो, और पुदीने वाला फ्लेवर दो, और थोड़ा सा स्पाइसी करके वो आलू वाला मसाले वाला वो वाला फ्लेवर दो, या फिर दही के साथ में फ्लेवर दो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें काफ़ी टाइम यूनिक चीज़ें चाहिए होती है, थोड़ी वैल्यूएबल चीज़ें चाहिए होती है। हमारा दिमाग हमेशा चेंज होता रहता है सीजन के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स हो गया। एक है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव का मतलब हो गया कुछ जॉइंट वेंचर्स हो, कुछ स्ट्रैटेजिक एलियंसेस हो। कहने का मतलब जैसे जियो आया तो वोडाफोन अकेला लड़ नहीं पाया उससे, एयरटेल तो लड़ लिया,
वोडाफोन नहीं लड़ पाया, आइडिया नहीं लड़ पाया, तो आइडिया और वोडाफोन एक हो गए, अब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोडा आइडिया हो गया आपका, वोडाफोन आइडिया एक हुए, जॉइंट वेंचर हुआ, यानी दोनों मिल गए हैं। तो कंपटीशन क्या करता है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्स देने के लिए आपको बोलता है। जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए, टेक ओवर्स होने चाहिए, या मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है आपके बिजनेस के माहौल को कुल मिला के, कि जो मेहनत करेगा वही टिकेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को आपका एनवायरनमेंट। अब है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है, नाम सुना हुआ स्कैन का। स्कैनिंग का मतलब हो गया कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हमें क्रॉस चेक करते रहना चाहिए हमेशा। क्रॉस चेक कैसे करते रहना चाहिए कि अच्छा अभी बात करूँ मैं लीगल की, है ना, तो लॉ में क्या चेंज हुआ है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है तो उनके क्या एक्शंस है, या फिर देश में कैसी स्थिति चल रही है, या फिर टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी में क्या मतलब चेंज आया है, या फिर क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर इकोनॉमिक का मतलब हो गया आपकी आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट होती है उनसे, कि इंटरेस्ट रेट कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है, तो थोड़ा पैसा लेके और ज़्यादा नई फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब जब स्कैन कर रहे हैं यानी कि क्रॉस चेक कर रहे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट को, तो उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। वहाँ से आपको क्या पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चल रही है, क्या इश्यूज हैं, क्या इवेंट्स, मतलब एक आइडिया हो जाता है कि क्या अब आगे क्या करना है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग टाइम टू टाइम ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है आपके सामने पूरे आपके एनवायरमेंट वाले चैप्टर की, और इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मतलब कम से कम मैं बोलूँगी 2 से 3 सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ध्यान से पढ़िए। देखिए मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उसकी फैमिली में कौन कौन रहता है। एक तो रहता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैम ये हम समझ चुके हैं। इंटरनल में मैंने आपको बताया कि वैल्यू सिस्टम हो सकता है बिजनेस का, उसके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉर्पोरेट कल्चर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, लेबर यूनियंस, ठीक, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज वगैरह जो भी है, ये सारे क्या हैं, ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक, एक मैंने बताया आपको एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया वो सारे कंपोनेंट्स या फैक्टर्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को, जैसे कि आपका कस्टमर, उसकी डिमांड अलग है, आपका प्रोडक्शन बदल जाएगा। आपके कॉम्पिटिटर्स, वो कुछ नया फ्लेवर लेके आए माजा का, तो स्लाइस को लाना पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स। यानी डायरेक्टली जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं माइक्रो, जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर, आपके ब्रोकर्स वगैरह, इंटरमीडिएटर्स। ठीक, मैक्रो का मतलब हो गया कि डायरेक्ट तो इंपैक्ट नहीं कर रहे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल लीगल माहौल में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी नई आई है, ठीक है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हैं, डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स वगैरह, तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। माइक्रो में मैंने आपको, अच्छा इंटरनल हो गया, समझ आ गया, बिजनेस के अंदर की चीज़ें, जो अंदर का माहौल है, जो इनसाइड द बिजनेस चल रहा है, इंटरनल हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल में हमने देखा सबसे पहले माइक्रो में कौन कौन आ रहा है, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, मार्केट आ रहे हैं, आपके ब्रोकर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, सप्लायर्स आ रहे हैं, इन्हीं को माइक्रो बोला गया है। अब आते हैं मैक्रो पे, ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, एक एक को पढ़ते हैं क्या होता है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन साइज, ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा कम लोग हैं कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आप लोग ऐसे मान सकते हैं कि ज़्यादा किसी एरिया में मेल रह रहे हैं या फिर फीमेल रह रही हैं, या फिर ज़्यादा बच्चे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि चाइल्ड्स। ठीक,
अब ज़्यादा अगर फीमेल्स किसी एरिया में रह रही तो आपको ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। बच्चे अगर ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पे आपको बेबी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो इस तरह से एथनिक मिक्स का मतलब हो गया कि जैसे हम शादियाँ वगैरह होती है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि साड़ी या फिर हम सूट वगैरह पहनते हैं, तो उस तरह से मतलब थोड़ा सा शादियों में वगैरह एथनिक चीज़ें जो हम वियर करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जहाँ पर ज़्यादा रिच लोग रह रहे हैं वहाँ के लिए थोड़ी सी लग्जरीज गुड्स जो होती हैं उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। जहाँ पर थोड़े से गरीब या फिर मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा रह रही हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सेल होंगे। तो इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं। अभी इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डिप्रेशन या रिसेशन में चल रही है। ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, मतलब आपका आरबीआई जो है उसकी बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, रेट ज़्यादा है कम है। तो ये सारा चीज़ें, ये सारा माहौल मिलके बनाता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका कानून क्या कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। और ये आती है आपके मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशियो कल्चरल का मतलब हो गया कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, किन चीज़ों को अभी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छे से समझते हैं आप लोग। कीपैड से टच स्क्रीन पे आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम लोग कलर टीवी पे आए, कलर टीवी से एलसीडी पे हम शिफ्ट हो गए, 2G 3G से हम 4G 5G पे शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक, और ग्लोबल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि ये सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशियो कल्चरल से रिलेटेड, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, जब हम इनकी बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर तो उनको बोला जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक, चलिए, एक आपका पेस्टल, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेस्टल से तो मान लीजिए बोनस नंबर है, क्योंकि इतनी देर से जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वही पेस्टल है, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया आपके मैक्रो एनवायरनमेंट को। P stands for political, E stands for economic, S stands for socio-cultural, T stands for technological, L stands for legal, E stands for environment। और इन सारी टर्म्स से आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं, आपको पता है पॉलिटिकल क्या होता है, इकोनॉमिक में क्या होता है, सोशियो कल्चरल में लोग के टेस्ट एंड प्रेफरेंस आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो डे बाई डे चेंजेस हो रहा है उसकी बात हो रही है, लीगल पॉलिसीज में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, इकोनॉमिक का भी मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज हो रही है, पॉलिटिकल मतलब शांति चल रही है या युद्ध की स्थिति चल रही है, इन सब चीज़ों से आप गो थ्रू हो चुके हैं। तो पेस्टल कुछ नहीं है, PESTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से बनेगा कि पेस्टल में P स्टैंड्स फॉर, तो आपको बताना है पॉलिटिकल, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल बोनस नंबर होता है, याद रखना है थोड़ा सा। अब आता है आपका स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। इंटरनल स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स में आपको समझा चुकी हूँ, जो हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव और कलेक्टिव। नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था, शुरू की स्लाइड थी ये वाला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्स। मैं ये चीज़ आपको समझा चुकी हूँ। अभी समझाती हूँ होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स को। लीस्ट रेजिस्टेंस, आपका एग्जाम्पल है BSNL। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज होती चली गई, लेकिन BSNL ने अपने आप को नहीं चेंज किया, तो क्या हुआ, फेल हो गया। प्रोसीड विथ क्वेश्चन, आपका एयरटेल बहुत ही फूंक कर कदम रखता है, रिस्क कम लेता है, होता है ना दूध का जला, मतलब छाछ भी फूंक के पीता है, वैसे एक्शन लेता है आपका एयरटेल। और एक आपका डायनामिक रिस्पॉन्स, जो मन में आया भैया वो करेंगे, आपका जियो कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है। एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल्स देती हूँ। इसी तरह से आपकी पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए, यही अप्रोच आपको नंबर दिलाएगी। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, MCQ सॉल्व करना शुरू करते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड अपॉन
विच एनवायरमेंट फॉर इनपुट, अगर इनपुट की बात करें तो कहाँ से आएगा आपका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट से आएगा, सोशियो इकोनॉमिक से आएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आएगा या लीगल से आएगा। भाई सीधी सी बात है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। कस्टमर का एग्जांपल दिया था मैंने कि क्या बनेगा, कौन सी चीज का प्रोडक्शन होगा, कहां से पता चलेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प करता है आपकी। अगर आपको एनवायरमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो किस चीज में हेल्प करेगा आपकी, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिल्कुल सही बात है, आप अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। टर्निंग थ्रेट्स टू फर्म एडवांटेज, मैंने आपको बताया था, बैंक का एग्जांपल दिया था कि उनके लिए थ्रेट वार्निंग है, जब पैसे लोग सेविंग्स को विड्रॉल कर रहे हैं लेकिन वो लोन लेके आ रहे हैं फेस्टिवल सीजन में, तो क्या किया, एनवायरमेंट को एनालाइज किया और अपने थ्रेट्स को यानी वार्निंग्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एडवांटेज में, अपॉर्चुनिटीज में। ये भी बिल्कुल सही बात है। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा था ट्रेंड, स्कैनिंग मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग में एक वर्ड आया था ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स। हम बोल रहे हैं ना अभी ये वाली जीन्स ट्रेंड में चल रही है, ये वाला टॉप ट्रेंड में चल रहा है, या फिर ये वाला फ़ोन अभी जैसे OnePlus के फ़ोन है तो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, किसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, उसको बोला जाता है आपका ट्रेंड। ठीक, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि हमें ये बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, ये तो नहीं आएगा। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि डायनामिक होता है, बिल्कुल मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था कि एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि कॉम्प्लेक्स होता है आपका एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, और मल्टीफैसेटेड होता है, बिल्कुल पढ़ाया था, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। क्या मैंने आपको ये बताया कि शॉर्ट टर्म रीच होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया। मैंने तो आपको ये बताया था कि लॉन्ग रीचिंग होती है, मतलब लॉन्ग फार रीचिंग होती है। तो पूछा गया है कि कौन सी विशेषता सही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आपका सेकंड एंड थर्ड जहां पर आपको फुलफिल कर दे, ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, पॉइंट नंबर सेकंड एंड थर्ड। देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतने कम टाइम में हमने इस चैप्टर को कवर किया। ये सारे क्वेश्चन मैंने ICAI के मटेरियल से उठाए हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक। और इतनी सी देर में हमने जो पढ़ा, जो की टर्म्स हमने पढ़े, जो स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से हमने पढ़ाई करी, उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी रेलिवेंट है ये वीडियोस आपके लिए। द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ मार्केट, माइक्रो एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी, मार्केट विल बी योर राइट आंसर, मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक, बताया था डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है, एथनिक मिक्स आता है, पॉपुलेशन साइज आता है, मैंने बताया था ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा डिमांड होगी, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मैंने आपको बताया था जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, फीमेल्स हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट बिकेंगे। तो ये तीनों चीज़ें तो होती है, लेकिन लीगल जो है आपका वो डेमोग्राफिक में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, बी, ठीक। चलिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अभी अभी देखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी किस में होती है आपकी, डेमोग्राफिक में। इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, इतने ही इजी और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है, अगर बिना पढ़े करते ना क्वेश्चन सॉल्व एक भी सॉल्व नहीं होता। पढ़ लिया है अच्छे से, स्मार्ट तरीके से पढ़ा है तो इजी लग रहे हैं। व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टूडेज बिजनेस, टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंस, प्रॉफिट मेकिंग या फिर चेंज। बोला जाता है चेंज इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, बिजनेस में भी यही है। अगर आप बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते चलेंगे, अपडेट करते चलेंगे, तो जिस तरह से एनवायरनमेंट आपको बोल रहा है उस तरह से खुद को अपडेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द बिजनेसेस शुड कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, एंड डैश टू एनवायरनमेंट इफ इट इज टू सर्व एंड प्रॉस्पर, तो उनको मॉनिटर करना चाहिए और अडेप्ट कर लेना चाहिए एनवायरनमेंट को, अगर वो प्रॉपरली काम करना चाहती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बताना है
मैंने बोला था रिलेशनशिप याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू। क्या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है? मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल होता है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है, बिल्कुल होता है। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एम ऑफ बिजनेस इज टू, यानी कि बिजनेस पीटर ड्रकर के हिसाब से बिजनेस का मोटो क्या है या फिर एम क्या है? कस्टमर क्रिएट करना या रिटेन करना, साथ में रिटेन कस्टमर या फिर प्रॉफिट क्रिएट करना, क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, और रिटेन कस्टमर एंड मैक्सिमाइज वेल्थ। बताइए। देखिए ये दोनों ऑप्शंस जो है ना ये सेम ही आ गए, क्रिएट और रिटेन वाला, ठीक है ना। तो याद रखना है जो पीटर के हिसाब से एम है ना बिजनेस का वो यही है कि आप क्या करो, क्रिएट करो कस्टमर्स को और उन्हें रिटेन करो, ठीक है। तो क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। द पेस्ट, मैंने बताया था कि पेस्टल से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर? ई का पूछा है, मैंने पी का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ई का पूछा है। तो ई किसके लिए है? ई का मतलब होता है इकोनॉमिक। पेस्टल में ई का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक। ऑल आर एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, सारे ही माइक्रो के हैं, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट पूछा है आपसे। तो कंज्यूमर माइक्रो है, सप्लायर माइक्रो है, कॉम्पिटिटर माइक्रो है, लेकिन सोसाइटी आपकी मैक्रो है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट्स आर मैक्रो एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर बाकी सारे मैक्रो हैं, यानी जो मैक्रो नहीं है वो बताना है। तो सोसाइटी आपकी मैक्रो में आती है, गवर्नमेंट भी मैक्रो में आती है, टेक्नोलॉजी भी मैक्रो में आती है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो मैक्रो में नहीं आते, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, which environmental factor regulate the value, belief, tradition and custom of the society? बताइए। which of the environmental factor regulate the values, beliefs, tradition and custom of society? तो जो सोशियो कल्चरल होता है, जहां पे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। The term pestle analysis is used to describe a framework for, यानी पेस्टल में हम किसका एनालाइज कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था मैक्रो का, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। पूछा गया है कि स्वॉट में एस का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एस में एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर से आती हैं, और आपकी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो बिजनेस की अपनी होती है। तो ये दोनों तो हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलने वाली चीज़ें, ठीक है, और ये दोनों हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाली चीज़। ये ध्यान रखना, यही होता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कवर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व किए। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। और इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए सीए पॉइंट क्लासेस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।